गुड इवनिंग। एनवायरनमेंट की ये अगली क्लास है और हम लोग इसमें आज आगे पढ़ेंगे। इसके बाद एक क्लास और आएगी और उस क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये जो एनवायरनमेंट है ये फिनिश हो जाएगा। थोड़ी सी लंबी क्लास ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला पॉइंट टॉपिक आता है वो आता है पारिस्थितिकी पिरामिड का, या इसको अगर हम लोग बोलें तो इकोलॉजिक जो पिरामिड होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड होता है, उसके बारे में हम लोग को बात यहाँ पर करनी है। हम जानते हैं पिरामिड अगर देखें तो पिरामिड का आकार कुछ इस तरीके से होता है। यानी कि पिरामिड का जो बेस होता है वो बड़ा होता है और जो उसका टॉप होता है वो थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, कम चौड़ा होता है। इसको पिरामिड बोला जाता है। और इकोलॉजिकल सिस्टम्स में पिरामिड का जो कंसेप्ट है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स का कंसेप्ट है, वो चार्ल्स एल्टन ने दिया था। तो चार्ल्स एल्टन का नाम हमको ध्यान रखना है। अब बेसिकली ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है होता क्या है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो किसी भी इकोसिस्टम में अलग अलग जो खाद्य स्तर हैं, फूड लेवल्स हैं, या जिनको हम टेक्निकली ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं टेक्निकली? हम इनको टेक्निकली बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स या खाद्य स्तर। तो अलग अलग जो फूड लेवल है, फूड लेवल हम लोगों ने देखे थे। फूड लेवल हमारे पास कौन सा होता है? पहला फूड लेवल जिसमें हमारे पास प्रोड्यूसर होते हैं, देखिए यहाँ पर बना हुआ है। दूसरा फूड लेवल जहाँ पर प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं। तीसरा फूड लेवल जो है वो हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और चौथा फूड लेवल जो होता है उसमें हमारे पास जो और ऊपर लेवल के जो कार्निवोरस और जो ओमनिवोरस होते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, शेर हो गया, वगैरह वगैरह रहते हैं। तो ये अलग अलग लेवल पर जो प्राणी है उनकी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके वेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक, ये जो पिरामिड है वो बनाया जाता है। और इसके द्वारा अलग अलग फूड लेवल्स पर जो कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी संख्या, उनके जीव भार और उनकी जो एनर्जी है उसके बीच के संबंध को इसके द्वारा दिखाया जाता है। ये तीन तरीके का इकोलॉजिकल पिरामिड होता है। एक होता है जीव भार का पिरामिड, ठीक। दूसरा होता है हमारा जीव संख्या का। और तीसरा होता है संचित ऊर्जा का पिरामिड, यानी कि एनर्जी को डिनोट करने वाला पिरामिड। इंग्लिश में अगर बात करें तो बायोमास का पिरामिड है, यानी कि जैविक द्रव्यमान का पिरामिड। नंबर का पिरामिड यानी कि संख्या का पिरामिड। और ऊर्जा यानी कि एनर्जी का पिरामिड। इसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड या इकोलॉजिकल ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं। इसको हमें ध्यान रखना है, इकोलॉजिकल पिरामिड या इकोलॉजिकल ज्योमेट्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखें, तो हमने देखा था कि हमारे जो इकोलॉजिकल सिस्टम है या इको सिस्टम है उसमें एनर्जी का जो मेन सोर्स है वो सूरज है। और सूरज की एनर्जी को ट्रैप करके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो फूड बनाते हैं। और वो फूड उनसे प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं, फिर उनसे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और इसके बाद हमारे पास जो टर्शरी कंज्यूमर्स है वो कंज्यूम करते हैं। यानी कि वो एनर्जी जो सूरज की एनर्जी को फूड के रूप में कन्वर्ट करके ट्रैप किया है प्रोड्यूसर्स ने, वो एनर्जी अब प्रोड्यूसर से ट्रांसफर होती है अलग अलग लेवल्स पे। उनसे प्राइमरी कंज्यूमर्स पे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स पर जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये बताता है कि किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम में जो एनर्जी है या जो नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो जीवों की संख्या है, वो किस तरीके से एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाती है, इसको जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। अब पिरामिड्स के अलग अलग लेवल्स होते हैं, क्योंकि फूड चेन का, या अगर हम बोलें खाद्य स्तर का, फूड लेवल्स का या ट्रॉफिक लेवल का पिरामिड है, तो इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं। लेवल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? हम लोगों ने देखा था एक लेवल हमारे पास होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर का, जिसमें हमारे पास घास, पौधे, एल्गी वगैरह आता है। फिर हमारे पास दूसरा लेवल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स का, जिसमें शाकाहारी जानवर यानी कि वेजी, जो हमारे पास हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, जैसे हिरण हो गया, खरगोश हो गया, ये सब इसमें आते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर का लेवल हमारे पास होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर के लेवल में छोटे छोटे जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जैसे मेढक हो गई, लोमड़ी हो गई, ये सब यहाँ पर आते हैं। फिर टर्शरी कंज्यूमर से बड़े शिकारी हमारे पास जैसे शेर, चील वगैरह आ जाते हैं। ये अलग अलग लेवल्स होते हैं पिरामिड के। तो यही चीज को जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, ये जो डायग्राम आपका बना हुआ है, जब इसी डायग्राम को हम ग्राफिकली एक पिरामिड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें हम रिलेशन दिखाते हैं एनर्जी ट्रांसफर का, हम उसमें रिलेशन दिखाते हैं अलग अलग लेवल पर कितने जानवर हैं, कितने प्राणी हैं, ठीक, ये हम दिखाते हैं कि अलग अलग लेवल पे जो प्राणी है उनका वेट कित कैसा है, तो वो हमारा एक पिरामिड की तरह बन जाता है। और इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। या सीधा भी बन सकता है ऐसा, और ये
उल्टा भी बन सकता है ऐसा, इसको बोलते हैं सीधा पिरामिड और इसको क्या बोलते हैं, उल्टा पिरामिड। ठीक है, क्लियर। अब एक एक करके इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ बीच से पढ़ते हैं, जीव संख्या का पिरामिड, यानी कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है उसकी बात हम लोग करते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर। जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है बेसिकली ये हर एक ट्रॉफिक लेवल पर या हर एक खाद्य स्तर पर जीवों की संख्या को दर्शाता है। जीवों की संख्या को दर्शाने का मतलब ये बताएगा कि प्रोड्यूसर लेवल पर कितने जीव होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के लेवल पर कितने जीव हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर के लेवल पर और टर्शरी कंज्यूमर के लेवल पर कितने कितने जीव हैं। ये जो पिरामिड है ये जनरली कैसा होता है, जनरली ये सीधा होता है। अब ये सीधा कैसा होता है, तो इसको एक तरीके से सोचिए कि बहुत सारी घास होती है। घास कितनी होती है, घास बहुत सारी होती है। घास क्या है, घास प्रोड्यूसर है। और उस घास को खाने के लिए जितनी घास है उतने ही टिड्डे नहीं होते, बल्कि घास से कम टिड्डे होते हैं। ठीक, तो घास को खाने के लिए कुछ टिड्डे होते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर हैं, और इन टिड्डों को खाने के लिए कुछ मेढक होते हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, और उन मेढकों को खाने के लिए शायद एक दो तीन या चार सांप उस इकोसिस्टम में वहां पर आपको मौजूद मिलेंगे। ये क्या है, ये जो है ये टर्शरी कंज्यूमर है। तो अगर हम लोग देखें तो पहले प्रोड्यूसर के लेवल पर बहुत सारी घास है, प्रोड्यूसर के लेवल पर बहुत सारी घास है। उसके बाद जब हम ऊपर चलते हैं तो जब हम आते हैं यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर को, तो इस घास को खाने के लिए थोड़े से हमारे पास टिड्डे हैं, और इन टिड्डों को खाने के लिए थोड़े से और थोड़े से हमारे पास क्या है, इन टिड्डों को खाने के लिए और थोड़े से हमारे पास मेढक हैं, और इन मेढकों को खाने के लिए और थोड़े से हमारे पास क्या है, सांप है। तो अगर हम इसको देखें तो ये एक तरीके से इस तरीके का आकार यहाँ पर बन जाएगा। तो ये कैसा बन गया, ये नीचे घास बहुत ज्यादा है, उसको खाने के लिए हमारे पास सेकेंडरी लेवल पर जब हम पहुंचते हैं तो घास से कम हमारे पास टिड्डे हैं, टिड्डों से कम हमारे पास मेढक होंगे, और मेढकों से कम हमारे पास क्या होंगे, सांप होंगे। ये एक जो है ये पिरामिड बन जाता है जिसमें हम नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स हैं, उनको दिखाते हैं, और ये हर लेवल पर जो जानवरों की संख्या है वो धीमे धीमे कम होती चली जाती है। इसलिए ये नीचे से तो वाइड होता है और ऊपर से जाके ये पॉइंटेड हो जाता है। ठीक, और जब इस तरीके का बनता है, जब नीचे से वाइड हो और ऊपर से पॉइंटेड हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीधा पिरामिड बोलते हैं। ठीक, अब ये जीवों की संख्या जो बेसिकली है वो हर लेवल पर जो एनर्जी का ट्रांसफर है, एनर्जी का जो ट्रांजिशन है वो कम होता जाता है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी कि एनर्जी का जो ट्रांसमिशन है वो केवल 10% होता है अगले लेवल पर, बाकी जो जितना भी है वो उनके जो जीवन यापन के लिए इस्तेमाल हो जाता है, उनके रेस्पिरेशन में, उनके बॉडी के दूसरे जो यूज है उनमें इस्तेमाल हो जाता है, और केवल 10% जो एनर्जी है वही अगले लेवल पर ट्रांसफर होती है। और क्योंकि अगले लेवल पर एनर्जी कम ट्रांसफर होती है, इसीलिए अगले लेवल पर जानवरों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, जब एक जीव जो है वो दूसरे जीव को खाता है तो ऊर्जा का, एनर्जी का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही उसके शरीर में पहुंचता है, और इसलिए जैसे मैंने बताया कि जो उसके ऊपर का जो लेवल होगा उसमें उन जानवरों के, उन जीवों के पेट भरने के लिए निचले स्तर पर बहुत सारे जीवों का होना क्या जरूरी है। तो जनरली ये जो जीव संख्या का पिरामिड होता है ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा होता है सीधा। लेकिन कभी कभी ये कैसा हो जाता है, ये उल्टा भी हो जाता है। जैसे अगर देखें तो घास और जो स्थली और फसल स्थलीय जो तंत्र होता है, यानी कि जो हमारे पास घास घास की इकोलॉजी का देखें तो वहां पर जीव संख्या का पिरामिड सीधा होगा, जबकि एक पेड़ के लेवल पर देखें तो पेड़ तो एक ही है, उस पेड़ के ऊपर कई सारे कीड़े होंगे, उन कीड़ों को खाने के लिए कई सारी पक्षियां चिड़ियां आएंगी। तो ये जो वृक्ष का पारिस्थितिकी तंत्र होगा उसमें जीव संख्या का पिरामिड क्या होगा, उल्टा बनेगा। नीचे केवल एक पेड़ है और ऊपर जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। तो इसको ध्यान रखना है कि जीव संख्या का पिरामिड जो है वो जनरली सीधा बनता है, लेकिन अगर हम एक पेड़ का इकोलॉजिकल सिस्टम देखें तो वहां पर जीव संख्या का पिरामिड क्या हो जाएगा, उल्टा बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है। फिर आता है जीव भार का पिरामिड, यानी कि पिरामिड ऑफ बायोमास। ये क्या है, ये है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास की बात अगर हम लोग करें तो ये हर एक ट्रॉफिक लेवल पर जो कुल जैविक पदार्थ है उसको दर्शाता है। ठीक, ये जीव भार का पिरामिड होता है, और
ये जो है वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि टेरेस्ट्रियल जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है उसमें ये सीधा बनता है, जबकि जो मराइन या जलज पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें कभी कभी उल्टा बन जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अलग अलग लेवल्स पर यूनिट एरिया में उपस्थित जीव भार यानी कि बायोमास के डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को पिरामिड ऑफ बायोमास या जीव भार का पिरामिड कहते हैं। स्थलीय यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोलॉजिकल सिस्टम में इसका पिरामिड जो होगा वो सीधा बनेगा, और जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, मराइन पारिस्थितिकी तंत्र होता है, वहां पर एक ऐसा हो जाता है, वहां पर ये उल्टा हो जाता है। तो ये कब सीधा होता है, कब उल्टा होता है, ये हमको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा के रखना है। फिर आता है संचित ऊर्जा का पिरामिड। संचित ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी है उस एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि अगले लेवल पर जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो हमेशा पिछले लेवल से कम होगी। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर लेवल पर एनर्जी 100 है तो अगले लेवल पर केवल 10% जाएगी, और उसके अगले लेवल पर उसकी भी 10% जाएगी। तो अगर कंज्यूमर प्रोड्यूसर के लेवल पर एनर्जी अगर हमारी 100 है तो अगले लेवल पर 10 जाएगी, और उसके अगले लेवल पर केवल 1% एनर्जी ही पहुंचेगी। तो ये जाहिर सी बात है, नीचे ज्यादा एनर्जी होगी और ऊपर कम एनर्जी होगी, तो ये हमेशा कैसा बनेगा, सीधा ही बनेगा। कैसा, संचित ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी, हमेशा सीधा बनेगा। क्यों, सिंपल सी चीज है, क्योंकि एनर्जी का केवल 10% जो पोर्शन है वही अगले लेवल पर ट्रांसफर होता है, स्थानांतरित होता है। या प्रत्येक पोषण स्तर पर संचित ऊर्जा की मात्रा को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, और एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का ही हस्तांतरण होता है। ये लिंडेमान का 10% नियम कहलाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, 10% का नियम बोलते हैं। इसकी भी बात कर लें, एनर्जी ट्रांसफर का जो रूल है उसको हम 10% रूल बोलते हैं, लिंडेमान का। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि हर ट्रॉफिक लेवल पर केवल 10% एनर्जी ही अगले लेवल पर पहुंचती है, और बाकी 90% जो एनर्जी है वो रेस्पिरेशन में यानी कि श्वसन में, गतिशीलता यानी कि मूवमेंट वगैरह, और बाकी गर्मी में खर्च हो जाती है। बॉडी को गर्म रखना होता है ना, तो बॉडी को गर्म रखने में वो क्या हो जाती है, बॉडी को गर्म रखने में वो खर्च हो जाती है। ठीक है, फिर हमारे पास अगला जो पॉइंट है, अच्छा यहाँ पर इसकी इकोलॉजिकल पिरामिड की इंपॉर्टेंस अगर हम लोग देखें तो ये हमें किसी भी इकोलॉजिकल सिस्टम में जो एनर्जी का मूवमेंट है, एनर्जी का जो फ्लो है, उसको समझने में हमारी हेल्प करता है। साथ ही साथ ये एक प्राकृतिक संतुलन और बायोडायवर्सिटी को बनाए रखने में भी हमारी हेल्प करता है। ये बताता है कि क्यों टॉप प्रेडेटर्स जो होते हैं, शीर्ष शिकारी होते हैं, उनकी संख्या कम होती है, और क्यों जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा होनी जरूरी है। ठीक, तो अगर हम इसको समराइज करें तो जो बात करें अगर हम लोग, तो जो संख्या का पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है, वो जीवों की संख्या को दिखाता है। अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स पर ये सीधा भी बनता है और कभी कभी उल्टा भी बन जाता है। हम लोगों ने देखा था कि जो वृक्ष वाला है उसमें उल्टा बनेगा। जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो कुल बायोमास को दिखाता है, ये जनरली सीधा बनता है, लेकिन कभी कभी हमारा उल्टा भी बन जाता है। कब बनता है उल्टा, मराइन इकोलॉजिकल सिस्टम में ये उल्टा बनेगा, और टेरेस्ट्रियल इकोलॉजिकल सिस्टम में ये सीधा बनेगा। और फिर आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा का पिरामिड, जो हर ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होने वाली एनर्जी या ऊर्जा की मात्रा को बताता है, और ये हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि हर अगले ट्रॉफिक लेवल पर ट्रांसफर होने वाली एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है। कितनी जाती है, केवल 10% अगले लेवल पर ट्रांसफर होती है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, और अगला है हमारे पास पारिस्थितिकी पद छाप, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। पारिस्थितिकी पद छाप यानी कि इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। जब हम चलते हैं तो हम अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए चलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको फुटप्रिंट बोलते हैं। ठीक, लेकिन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है, तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बेसिकली एक मेजरमेंट है, ये एक माप है। ये क्या बताती है, ये बताती है कि अगर मतलब ये बताती है कि कोई व्यक्ति, कोई ग्रुप, कोई देश या कोई मानव समाज जो है वो अपनी जो लाइफ स्टाइल है, अपनी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए धरती के कितने रिसोर्सेज का यूज करता है। ठीक,
ध्यान से समझिएगा। जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो मेजरमेंट है जो ये बताती है कि कोई एक पर्सन, कोई ग्रुप ऑफ पर्सन, कोई देश या कोई मानव समाज जो है वो अपनी जीवन शैली को, अपनी लाइफ स्टाइल को बनाए रखने के लिए धरती के, पृथ्वी के, अर्थ के कितने संसाधनों का या रिसोर्सेस का यूज करता है। इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। हिंदी में इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी पदचिन्ह या पारिस्थितिकी छाप भी इसको कहा जाता है। ठीक। ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई जो मानव समुदाय है, कोई जो ह्यूमन कम्युनिटी है, वो अपनी खपत यानी कि अपने कंजम्पशन, जो कचरा वो पैदा कर रहा है वो, जो एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है वो, और जो रिसोर्सेज वो यूज कर रहा है वो, उसके बेसिस पर उसको कितनी धरती की आवश्यकता होगी, कितनी धरती की आवश्यकता होगी। अगर बहुत ही सरल सब शब्दों में इसको हम समझने की कोशिश करें तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो जीवन शैली है, जैसे कि हमारा खाना, हमारा रहना, हमारा सफर करना, हमारा एनर्जी कंज्यूम करना, इन सब के लिए हम अपने एनवायरनमेंट से कितने रिसोर्सेज लेते हैं और बदले में कितना कचरा हम छोड़ देते हैं, इसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, फिर से मैं बोल देता हूँ। अगर सरल शब्दों में इसको समझने की बात कहें तो हम ये बोल सकते हैं कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को चलाने के लिए, यानी कि हम अपने खाने के लिए, अपने रहने के लिए, अपने सफर वगैरह के लिए, अपने लिए एनर्जी खर्च करने के लिए हम अपने एनवायरनमेंट से कितने रिसोर्सेज ले रहे हैं और बदले में एनवायरनमेंट को कितना गंदा कर रहे हैं, बदले में कितना कचरा छोड़ रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं अपनी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में जैसे हमारे पास क्या क्या आ गया, हमारा खाना आ गया कि हम कितना खाना कंज्यूम करते हैं, हमारे घर, हमारे मकान वगैरह के कंस्ट्रक्शन के लिए कितनी जमीन की जरूरत है, ये भी तो अपने एनवायरनमेंट से ले रहे हैं। एनर्जी के लिए अपनी तेल, डीजल, पेट्रोल कितना ले रहे हैं, बिजली, गैस, लकड़ी में हम कितना अपना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं और इसके बदले में हम कितना कार्बन एमिट कर रहे हैं, कितना वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये इसके जो है वो की कंपोनेंट हैं। ठीक। जो इकोलॉजिकल जो फुटप्रिंट है इसको मापा जाता है किसमें, इसको मापा जाता है ग्लोबल हेक्टेयर में। तो इसकी जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो होती है GHA। GHA का मतलब होता है ग्लोबल हेक्टेयर। ग्लोबल हेक्टेयर में इसको मापा जाता है, किसको, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को। ये बताता है कि कितनी बायो प्रोड्यूसर भूमि और जो जल क्षेत्र है वो किसी पर्सन या किसी कम्युनिटी की जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए होता है। अब इसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक अमेरिकी नागरिक का इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है वो ये माना जाता है कि 8 ग्लोबल हेक्टेयर होता है, जबकि एक भारतीय नागरिक का जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो लगभग 1.2 ग्लोबल हेक्टेयर के आसपास आता है। जबकि पृथ्वी जो है वो कितना सहन कर सकती है, वो केवल 1.7 ग्लोबल हेक्टेयर का ही सहन कर सकती है। तो अगर दुनिया के सभी लोग 1.7 ग्लोबल हेक्टेयर से कम का यूज करें तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहेगा। ठीक। फिर हमारे पास है इकोलॉजिकल सक्सेशन, यानी कि पारिस्थितिकीय अनुक्रमण। पारिस्थितिकीय अनुक्रमण या इकोलॉजिकल जो सक्सेशन है वो बेसिकली क्या है, इसको समझ लेते हैं पहले। तो पारिस्थितिकीय अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली एक नेचुरल और एक 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 क्रमिक प्रक्रिया है, एक क्रम से होने वाली प्रक्रिया है, एक सीक्वेंस से होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी बायोलॉजिकल कम्युनिटी यानी कि जैविक समुदाय, जिसमें पौधे भी आ सकते हैं, जीव भी आ सकते हैं, समय के साथ बदलते रहते हैं और अल्टीमेटली एक परमानेंट जो है वो इकोलॉजिकल सिस्टम का निर्माण होता है, उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक। ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीका है, प्रकृति का, नेचर का एक तरीका है जो किसी खाली या डिस्टर्ब्ड एरिया को दोबारा से, फिर से जीवन से यानी कि लाइफ से भर देने का तरीका है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कहीं पर कोई इलाका ऐसा है जहां पर इंसान रहते थे और अचानक से उस जगह को खाली करना पड़ा, और वो जगह, वो कोई घर हो सकता है, वो कोई कॉलोनी हो सकती है या वो कोई शहर हो सकता है, उसको छोड़ के सभी लोग चले जाते हैं।
तो हम देखते हैं कि वो जगह क्या हो गई, वो उजड़ गया। ठीक। उसके बाद वहां पर धीमे धीमे घास फूस उगने लगेगी, पेड़ पौधे उगने लगेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि वहां पर कुछ भी, अगर वहां पर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती है, तो वहां पर फिर से एक जंगल जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जगह जगह पर पेड़ पौधे उगाएंगे, जगह जगह पर जो वाइन्स हैं वो उगाएंगी। ठीक। तो ये क्या है, ये प्रकृति ने अपने आप वहां पर जीवन का निर्माण कर दिया। ठीक। और ये क्या होगा, ये वहां पर क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगा। ये प्रकृति का अपना तरीका होता है ना। सरल शब्दों में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है कि जब कोई नया या कोई नष्ट हो चुका एरिया, जैसे मान लीजिए कि ज्वालामुखी फट गया, तो वहां पर वो उसके आसपास का एरिया नष्ट हो गया, या बाढ़ आ गई, बाढ़ से कोई जंगल था वो जंगल उजड़ गया। ठीक। समय के साथ साथ ये जो एरिया है, जब समय के साथ साथ धीरे धीरे पौधों से, जानवरों से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी कि सूक्ष्म जीवों से भरता जाता है, और वहां पर एक बैलेंस्ड इकोलॉजिकल सिस्टम बन जाता है, तो इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, क्लियर? क्या बोलते हैं इसको? इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। ठीक। और मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर हो रहा होगा ये। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, इसके जो चरण होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा जो चरण होता है वो होता है न्यूडेशन या नग्नीकरण। नग्नीकरण में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर कोई जीवन नहीं होता है। ये कैसा है, ये बिना जीवन के, जैसे कोई नंगी चट्टान है, या कोई रेत है, या कोई उजाड़ इलाका है, ये हमारे पास नग्नीकरण है, ये हमारे पास न्यूडेशन है, ये पहली अवस्था है। उसके बाद हमारे पास प्रवास होता है, हमारे पास स्पीशीज आती हैं। ये कैसी स्पीशीज होती हैं, ये होती है हमारी पॉइनियर स्पीशीज। यहाँ पर आते हैं शैवाल आते हैं, यानी कि एल्गी आते हैं, लाइकेंस आते हैं, काई जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सबसे पहले वहां पर आकर डेवलप होना शुरू होते हैं, इसको बोलते हैं। ठीक। फिर उसके बाद मध्यवर्ती अवस्था आती है, जहाँ पर छोटी घास, छोटी झाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधे उगना शुरू होते हैं। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आती है अगली इस प्रक्रिया, जहाँ पर बड़े बड़े वृक्ष, अलग अलग प्रकार की जो वनस्पतियां होती हैं वो, और अलग अलग प्रकार के जीवों का आना शुरू होता है, उनका विकास शुरू होता है, और अल्टीमेटली जब हम क्लाइमेक्स स्टेज पर पहुंचते हैं, उसको स्टेबलाइजेशन बोला जाता है। वहां पर एक बैलेंस्ड, परमानेंट और सेल्फ डिपेंडेंट इकोलॉजिकल सिस्टम जो है वो वहां पर उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा है इकोलॉजिकल सक्सेशन। और इसके अलग अलग जो स्टेजेस एंड स्टेजेस को बताया किसने है, ओडेम ने बताया है। इनके जो टेक्निकल नाम है वो क्या है, वो है हमारा न्यूडेशन, नग्नीकरण, इसको हम प्रारंभिक अवस्था भी बोलते हैं। फिर प्रवास यानी कि माइग्रेशन है। फिर अस्थापना यानी कि एक्सेसिस है। फिर हमारे पास प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन है। और फिर हमारे पास स्थिरीकरण, स्टेबलाइजेशन, या इसी को हम लोग क्लाइमेक्स स्टेज भी बोलते हैं। ठीक, क्लाइमेक्स स्टेज भी इसको हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पर ये दो तरीके का होता है, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, और दूसरा होता है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन है जो किसी ऐसी जगह शुरू होता है जहां पर पहले कोई लाइफ थी ही नहीं, पहले कोई जीवन था ही नहीं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ठीक। और सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन वहां पर होता है जहां पर पहले लाइफ थी, लेकिन किसी वजह से वो क्या हो गया, वो नष्ट हो गया, और अब वहां पर दोबारा से जो लाइफ है, उस लाइफ का डेवलपमेंट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारी जो धरती है वो शुरुआत में आग का गोला थी, फिर धीमे धीमे ठंडी हुई। तो धरती में पहली बार जब जीवन जो पनपा, तो वो क्या है, वो भी इसी तरीके से पनपा। वो भी क्या है, वो एक प्राइमरी सक्सेशन रहा। धीमे 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 सबसे पहले हम जानते हैं कि एक कोशिकीय जीव है, और उससे बढ़ते बढ़ते आज मानव जैसी जो एक एडवांस्ड स्पीशीज है वो धरती पर पाई जाती है। ठीक। तो ये क्या है, संसार के वर्तमान जो है समुदाय, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लाखों वर्षों में हुए सक्सेशन के फलस्वरूप ही उत्पन्न हुए हैं। और ये सक्सेशन जो है वो एक वन वे चेंज है, वन वे चेंज है। प्रकृति क्या होती है, हमेशा सृजन का काम करती है, हमेशा बनाने का काम करती है। ठीक। तो कहीं पर भी कोई है तो वो धीमे धीमे वहां पर क्या होगा, एडवांसमेंट होगा।
वहां पर जीवन की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाएगी। और इसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों शामिल होते हैं। तो इसको ध्यान रखना है कि जो सक्सेशन है ये एकल दिशा परिवर्तन है, और इसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं। और ये जो सीक्वेंस है ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। अगर आपको समझ में आ जाता है तो इसको याद करना कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है। फिर हमारा अगला जो पॉइंट है वो है पोषण चक्र। ठीक, पोषण चक्र की अगर हम लोग बात करें, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट न्यूट्रिशन साइकिल या न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है, या न्यूट्रिएंट साइकिलिंग बोलते हैं। ये बेसिकली क्या है? पोषण चक्र, हम जानते हैं कि हम धरती पर जितने भी जीवित प्राणी हैं, वो चाहे एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, यानी कि वो या तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर हो, ठीक, या चाहे वो हमारे पास वनस्पतियां हो या चाहे वो हमारे पास जीव हो, सभी को पोषण चाहिए होता है। और ये जो पोषण प्राप्त करने का एक पूरा सिस्टम है इसको बोला जाता है पोषण चक्रण या न्यूट्रिएंट साइकिल इसको बोला जाता है। अब ये जो पोषण चक्रण है या न्यूट्रिएंट साइकिल है ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है, और इस नेचुरल प्रोसेस के द्वारा जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। अब महत्वपूर्ण पोषक तत्व क्या है? महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन कौन से हैं? जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस है, पानी है। ये जीवों और उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, यानी कि उनके आसपास के एनवायरनमेंट में क्या है? मिट्टी है, पानी है, हवा है, उनके बीच लगातार साइक्लिक तरीके से जो उनका मूवमेंट होता है उसको हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग बोलते हैं। फिर से समझ लेते हैं कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वो साइकिल है जिस साइकिल के तहत जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पानी एक्सेट्रा, वो जीवों और उनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है जिसमें मिट्टी, पानी, हवा वगैरह शामिल है, उनके बीच लगातार एक साइकिल के रूप में घूमते हैं, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल बोलते हैं। ठीक, अब इसको सरल शब्दों में अगर समझने की कोशिश करें तो जैसे पौधे हैं, पौधे क्या है? पौधे मिट्टी से और हवा से क्या लेते हैं? न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। मिट्टी से ही और हवा से ही तो लेंगे। ठीक, ऑक्सीजन कहाँ से ली? हवा से ली। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ली? हवा से ली। और बाकी जो मिनरल्स हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, और दूसरे जो उनके लिए रिक्वायर्ड मिनरल्स होते हैं वो कहाँ से लेते हैं? वो मिट्टी से लेते हैं। तो पौधे मिट्टी और हवा से जो न्यूट्रिएंट्स है वो लेते हैं, फिर जानवर उनको खाते हैं तो वो जानवरों में पहुंच गया। यही जानवर जब मर जाते हैं या जो है एक्सक्रीशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो ये जितने भी तत्व हैं वापस मिट्टी में और हवा में लौट जाते हैं। मिट्टी और हवा से वापस से किसमें आते हैं? पौधों में। और फिर से ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। ये लगातार चलने वाला एक साइकिल है, न्यूट्रिएंट साइकिल। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उनका एक कंटिन्यूअस उनकी सप्लाई और उनका बैलेंस जो है वो बना रहे। ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है ये एनर्जी साइकिल से अलग होता है। एनर्जी साइकिल क्या है? एनर्जी साइकिल को पहली बात तो एनर्जी साइकिल बोलना ही सही नहीं, क्योंकि एनर्जी का जो मूवमेंट होता है वो सिंगल डायरेक्शन होता है। एक पोषक एक ट्रॉफिक लेवल से वो दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाता है, और उसमें हम लोगों ने देखा है कि 10% एनर्जी ही आगे ट्रांसफर होती है। लेकिन ये जो है ये उससे अलग है, ये बार बार रिपीट होता रहता है, साइकिल के रूप में चलता रहता है। अब यहाँ पर जो मेजर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं उनको हम लोग देखते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर एक बार इसको देख लेते हैं कि लिखा क्या है। तो जीवों को लगातार वृद्धि, प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए और अलग अलग जो मेटाबॉलिक जो उनकी एक्टिविटीज है उनको संपन्न करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी आवश्यकता होती है, उनकी जरूरत होती है। मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट मौजूद है जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, इनको बोला जाता है परमानेंट स्टेज के नाम से जाना जाता है। इकोलॉजिकल सिस्टम से पोषक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कभी भी खत्म नहीं होते, क्योंकि हमने देखा ना अभी कि साइकिल चलती रहती है। ये बार बार दोबारा से रिसाइकिल होते रहते हैं और इनफाइनाइट पीरियड तक ये चलते रहते हैं। एक इकोसिस्टम के अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनके माध्यम से जो न्यूट्रिएंट्स की जो ये मूवमेंट है इसी को न्यूट्रिएंट साइकिल या पोषक चक्र कहा जाता है। इसको जैव भू रसायन चक्र भी कहा जाता है, यानी कि बायो जियो केमिकल साइकिल भी इसको कहा जाता है। ये दो प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। एक होता है गैसीय, जिसमें जो गैसियस न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ये वायुमंडल में मौजूद होते हैं और इनका साइकिल चलता है, इसको हम नाइट्रोजन साइकिल और कार्बन साइकिल बोलते हैं। और दूसरा हमारा होता है सेडिमेंट वाला। ठीक, इसमें जैसे सल्फर और फास्फोरस
जो जमीन की क्रस्ट में मौजूद पोषक तत्व हैं, इनका मूवमेंट चलता रहता है। ठीक है। अब बहुत सारे एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे जब मिट्टी कैसी है, वहां पर ह्यूमिडिटी कैसी है, वहां का जो पीएच लेवल है वो कैसा है, वहां का टेम्परेचर कैसा है, ये सारी चीजें जो हैं वो इन वायुमंडल में, जो एटमॉस्फेयर है वहां पर न्यूट्रिएंट के मुक्त होने की जो दर है उसको यहाँ पर ये तय करती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मेजर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स कौन कौन से होते हैं? मेजर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स हमारे पास है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल, जैसे पौधे जो है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जानवर उनको खाते हैं, फिर वो अपने जो जो श्वसन है, रेस्पिरेशन है, और जब उनके मरने पर उनका डिकम्पोजिशन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो वापस क्या पहुंच जाता है, वायुमंडल में पहुंच जाता है। ऐसे ही है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल में क्या है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको जो जीवाणु है, जो बैक्टीरियाज हैं, वो उपयोग होने वाले रूप में बदलते हैं, जैसे राइजोबियम वगैरह है, उसको पौधे जो हैं वो ग्रहण करते हैं, और उसके बाद ये दूसरे जानवरों में पहुंचता है जो पौधों को कंज्यूम करते हैं, और फिर जब ये मर जाते हैं तो इनकी बॉडी के डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन वापस से वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, और फिर से वही साइकिल शुरू हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास है फॉस्फोरस साइकिल, वाटर साइकिल भी है, और सल्फर साइकिल भी है। ठीक। तो ये बात एक ही है। ठीक। अब यहाँ पर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कंपोनेंट इसमें प्रोड्यूसर्स हैं जो हवा से और जो मिट्टी है उससे इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद कंज्यूमर्स होते हैं जो उनसे खाकर इसको अपने अंदर ले लेते हैं। और उसके बाद जो अपघटक हैं यानी कि डिकम्पोजर्स हैं, वो इनके मरने के बाद इनकी बॉडी को डिकम्पोज करके इन सभी को क्या कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, इन सभी को वातावरण में फ्री कर देते हैं। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर है। अब पोषण चक्र और यानी कि जो न्यूट्रिशन साइकिल है और एनर्जी साइकिल में हम लोगों ने बताई, हम बात कर ही ली कि ये तो साइक्लिक होता है न्यूट्रिशन साइकिल, और जो एनर्जी साइकिल होता है वो वन डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में चलता है। अब यहाँ पर हम लोग पहले कार्बन साइकिल की बात कर लेते हैं, कार्बन चक्र की बात कर लेते हैं। कार्बन चक्र बेसिकली क्या है? जैसे हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल देखा, तो कार्बन साइकिल भी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, जीवों, जल, मिट्टी और जो चट्टान है उनके बीच में लगातार संचरित यानी कि सर्कुलेट होता रहता है। ये जो कार्बन साइकिल है, ये कार्बन साइकिल पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितने भी हमारे पास बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, या डीएनए हो, वो सभी किस पर बेस्ड हैं? वो सभी कार्बन पर ही बेस्ड होते हैं, वो सभी कार्बनिक मटेरियल से बने होते हैं, कार्बन पर बेस्ड होते हैं वो। तो इसलिए कार्बन साइकिल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कार्बन जो है वो वायुमंडल में कैसे मौजूद होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में गैसियस फॉर्म में मौजूद होता है, जो पौधे हैं उसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद हम जानते हैं ना, फोटोसिंथेसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये उससे भोजन बनाते हैं, फिर जानवर जो है वो पौधों को खाते हैं, उसके बाद रेस्पिरेशन से, सांस से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन से, या दहन के माध्यम से, जलने के माध्यम से वापस वापस वातावरण में लौट आता है, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कार्बन साइकिल। इंपॉर्टेंट सोर्सेज जहां से कार्बन आता जाता है वो कौन कौन से हैं? वो हमारा एटमॉस्फेयर है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन मौजूद है। जो जीवित प्राणी है वहां पर उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो प्रोटीन के हों, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के हों, चाहे वो डीएनए के हों, उनमें कार्बन मौजूद है। जो ओशंस हैं, जो महासागर हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, वहां पर जो एल्गीज वगैरह पाए जाते हैं उनके अंदर कार्बन है। चट्टानों में कार्बोनेट्स के रूप में, फॉसिल फ्यूल्स के रूप में कार्बन मौजूद है। ठीक है। तो ये जो है, ये हमारा जो है वो कार्बन अलग अलग जगहों से आता है। अब यहाँ पर अगर देखें तो जीवों के शुष्क भार, यानी कि अगर उसको डिहाइड्रेट कर दे, पानी हटा दें, तो जो पानी वो भार बचेगा उसका 49% भाग जो है वो कार्बन से बना होता है। समुद्र में 71% कार्बन जो है वो डिजॉल्व्ड है, और ये जो ओशियानिक कार्बन है, सागरीय कार्बन भंडार है, वही जो है वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को रेगुलेट करता है, नियमित करता है। जो कार्बन साइकिल है वो वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, सागर, जीवित और मृत जीवियों द्वारा संपन्न होते हैं, यानी कि इसमें डिकम्पो जो वायुमंडल एटमॉस्फेयर है, जो समुद्र है, जो जिंदा और जो डिकम्पोजर्स हैं, उनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है।
एक एस्टिमेट के अनुसार जो जैव मंडल है उसमें प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा हर साल 4 × 10⁻13 किलोग्राम कार्बन का स्टेबलाइजेशन होता है, कार्बन का स्थिरीकरण होता है। हम जानते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट कार्बन की जो मात्रा है, एक मेजर जो जो क्वांटिटी ऑफ कार्बन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की श्वसन क्रिया यानी कि रेस्पिरेशन के माध्यम से वायुमंडल में वापस आ जाती है। ध्यान से अगर समझे ना, देखिए तो हम लोग को पता है ना कि हम लोग ये जानते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम सांस लेने पर छोड़ रहे हैं वो कहाँ पर जा रही है, वो एटमॉस्फेयर में तो जाकर मुक्त हो रही है। इसी तरीके से जो जमीन और जो समुद्र में जो कचरा है, जो मृत यानी कि डेड कार्बनिक सामग्री है, उसका जो डिकम्पोजिशन होता है उससे भी काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। ठीक। इसके अलावा लकड़ी के जलाने, जंगल की आग, फॉसिल फ्यूल्स के जलने के कारण जो कार्बनिक मैटर है उससे, ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा, और भी बहुत सारे सोर्सेज है जिनकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जाता है। ठीक। हालांकि आज वैसे तो बैलेंस होना चाहिए, लेकिन आज की डेट को अगर देखें तो आज की डेट में कार्बन डाइऑक्साइड के फ्री होने का जो रेट है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से वातावरण में कार्बन, वायुमंडल में जो कार्बन की मात्रा है वो बढ़ गई। वो कार्बन जो ट्रैप था फॉसिल फ्यूल्स के रूप में, वो कार्बन जो ट्रैप था लकड़ियों में कार्बन स्टॉक के रूप में, वो अब हम उनका कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं तो वो ट्रैप्ड कार्बन अब एटमॉस्फेयर में बढ़ता चला जा रहा है। और एटमॉस्फेयर में जब कार्बन बढ़ता बढ़ता चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे वो क्या जनरेट करेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करेगा, क्योंकि इसके अंदर गर्मी को सोखने की क्षमता होती है और उसी से हमारे यहाँ क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक। तेजी से जंगलों के विनाश, जंगलों के विनाश क्या, क्योंकि जंगल में जो पेड़ है उनके अंदर कार्बन ट्रैप्ड है। ठीक, उनके अंदर कार्बन स्टॉक के रूप में कार्बन ट्रैप्ड है, तो वो जब पेड़ काट दिए तो अगर वहीं पड़े हैं तो उनको डिकम्पोज होना है, डिकम्पोज होकर कार्बन फ्री होगी। उनको अगर हम जला रहे हैं तो उनके जलने से कार्बन जो है कि कार्बन फ्री होगी। ठीक। परिवहन और ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन यानी कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, वो चाहे पेट्रोलियम हो जाए, वो चाहे दूसरी चीजें हो जाए, फॉसिल फ्यूल्स के रूप में, ठीक, कोयला हो जाए, ठीक है, ये सब चीजें क्या है, इनमें भी तो कार्बन ट्रैप्ड है। तो जब इनको हम जला रहे हैं तो वो कार्बन जो ट्रैप्ड है वो कार्बन अब फ्री हो रहा है, इससे वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ रही है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने की दर जो है वो बढ़ी है। अब यहाँ पर एक साइकिल बनाया गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रोड्यूसर्स क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। उसके बाद जब शाकाहारी उपभोक्ता इनको कंज्यूम करते हैं तो शाकाहारी उपभोक्ताओं के अंदर ये कार्बन पहुंच जाता है। फिर शाकाहारी उपभोक्ताओं को जब मांसाहारी उपभोक्ता खाते हैं तो मांसाहारी उपभोक्ताओं के पास पहुंच जाता है। उसके बाद जब ये सांस लेते हैं, जब इनके जिनका मेटाबॉलिज्म चलता है तो उससे क्या होती है, उससे रिलीज होती है। प्लस इनके मरने के बाद जब इनका डिकम्पोजिशन होता है, तो डिकम्पोजिशन से भी इनके अंदर जो ट्रैप्ड है, वो चाहे प्रोड्यूसर्स हो या किसी भी लेवल के कंज्यूमर्स हो, उनके मरने पर, उनका डिकम्पोजिशन होने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो वातावरण में मुक्त हो जाएगी। तो ये कार्बन साइकिल है हमारा। कार्बन साइकिल के बाद हमारा अगला है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल की बात करें, नाइट्रोजन साइकिल तो हम जानते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, बेसिकली उसमें 78% नाइट्रोजन होती है। और पौधों वगैरह के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। और हम ये जानते हैं कि जो पौधे हैं वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं, इसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा। जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेटिंग बैक्टीरियाज, राइजोबियम वगैरह है, वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में, अमोनिया में। और उसके बाद पौधे इसको अपने अंदर ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसका यूज करते हैं। फिर जब उन पौधों को जानवर और दूसरे कंज्यूमर्स खाते हैं तो ये उनके अंदर पहुंच जाता है। फिर उनके अंदर पहुंचने के बाद जब उनकी डेथ होती है, उनकी मौत होती है, तो ये डिकम्पोज जब होते हैं तो ये फिर से क्या हो जाता है, फिर से फ्री हो जाता है और डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा वापस से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। तो ये पूरा क्या है, ये एक नाइट्रोजन साइकिल है। और नाइट्रोजन साइकिल के बेसिकली अगर हम लोग देखें तो नाइट्रोजन साइकिल अगर असंतुलित हो जाता है तो इससे कई सारी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिनमें हमारे पास शैवाल प्रस्फुटन, जो एसिड रेन है, यूट्रिफिकेशन, हम लोग अभी इनको आगे देखेंगे, वो सब हमारे पास जो है वो मतलब इम्पोर्टेंट है, जो घटनाएं अफेक्ट करती हैं।
अब यहाँ पर नाइट्रोजन साइकिल को अगर देखें तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन हमारे पास मौजूद है, उसको एजिटोबैक्टर और दूसरे नाइट्रोजन फिक्सेटिंग जो बैक्टीरिया उन्होंने नाइट्रेट में, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास जैविक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। अमोनियाकरण से अमोनिया में आ गया, नाइट्रिक नाइट्रीकरण से नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल गया। और उसके बाद डिनाइट्रिफिकेशन होने के बाद ये वापस से कहाँ पर पहुंच जाती है, वापस से ये एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा। तो ये पूरा एक साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल का। फिर आता है हमारे पास फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल की अगर हम लोग बात करें, अच्छा नाइट्रोजन साइकिल को थोड़ा सा मुझे लगता है कि और समझा देता हूं मैं एक बात, कि जो अलग अलग यहाँ पर टर्म्स लिखे हुए हैं कि अमोनियाइजेशन जो होता है, नाइट्री डिनाइट्रिफिकेशन होता है, ये क्या है, मान लीजिए सवाल आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक बात अगर देखें तो हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है। और जैसा मैंने बताया कि पौधे नहीं ले सकते सीधा, उसको उनके इस्तेमाल के लायक बनाना होता है, फिर पौधे उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जानवर खाते हैं, और फिर बाद में ये वापस से डिनाइट्रिफिकेशन के द्वारा वातावरण में मुक्त हो जाती है। यही नाइट्रोजन साइकिल है। ठीक है, इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, सीधे इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन साइकिल है उसकी सबसे पहली जो स्टेज है वो क्या है, वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। इसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको NH3 यानी कि अमोनिया या नाइट्रेट यानी कि NO3 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो काम कौन करते हैं, ये काम करते हैं राइजोबियम बैक्टीरियाज। राइजोबियम बैक्टीरियाज, ये बैक्टीरियाज होते हैं जो जो पल्सेज होती हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं, उनकी जड़ों में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये काम कौन करता है, ये जो आकाशीय बिजली होती है, जब वो कड़कती है तो उसके कड़कने से जो एनर्जी जनरेट होती है उससे भी जो नाइट्रोजन वायुमंडल की है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा आर्टिफिशियली कारखाने वगैरह हैं, उन कारखानों में भी आर्टिफिशियली जो जो जहाँ पर फर्टिलाइजर्स बनते हैं, यूरिया वगैरह बनती है, वो भी तो यही काम कर रहे हैं। उसके बाद जब ये हो गया तो ये जैविक नाइट्रोजन में आ गई। फिर ये उसका होता है अमोनिफिकेशन, यानी कि अमोनियाकरण इसका होता है। अमोनिफिकेशन का मतलब है कि जब कोई जीव मरता है या उसका या वो एक्सक्रीट करता है, उत्सर्जन करता है, तो नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक मैटर है वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ये काम कौन करता है, ये काम डिकम्पोजर्स करते हैं। ये काम कौन करते हैं, डिकम्पोजर्स करते हैं, और अमोनियाकरण से अमोनिया में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर ये जब अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है तो अमोनिया को वापस से कन्वर्ट किया जाता है किसमें, नाइट्राइट में। नाइट्राइट होता है NO2 और नाइट्रेट होता है NO3। ये नाइट्राइट है और ये क्या है, नाइट्रेट है। ठीक, तो अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। अगले स्टेज में नाइट्रीकरण होता है, और ये काम कौन करता है, ये काम करते हैं कुछ खास जीवाणु, कुछ खास बैक्टीरियाज, जिनमें अगर हम देखें तो एक बैक्टीरिया, इसका नाम है नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास क्या करता है, ये अमोनिया यानी कि NH3 को कन्वर्ट करता है नाइट्राइट यानी कि NO2 में। और एक होता है नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर जो है वो नाइट्राइट को यानी कि NO2 को कन्वर्ट करता है NO3 में। तो ये नाइट्रीकरण से नाइट्रेट और नाइट्राइट बन गया। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पौधे जो है वो मिट्टी से नाइट्राइट को अवशोषित करते हैं, एसिमिलेशन, अमीनो और प्रोटीन आदि बदलते हैं, फिर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, और अल्टीमेटली फिर हमारे पास डीनाइट्रिफिकेशन होता है कि जब ये मर जाते हैं तो जो डिकम्पोज हो गए तो वहां पर चला गया, एक तरीका तो वो है। दूसरा तरीका हमारे पास ये कि कुछ जीवाणु होते हैं जैसे सीडोमोनास, सीडोमोनास नाम के जो जीवाणु होते हैं वो मिट्टी के नाइट्रेट को दोबारा से गैसियस नाइट्रोजन में चेंज करके वायुमंडल में वापस भेज देते हैं। ये क्या है, ये है पूरा आपका नाइट्रोजन साइकिल। ठीक, क्लियर। थोड़ा सा इसको अगर हम लोग वैसे देखें तो यहाँ पर क्या हो गया, वायुमंडल में नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन का यहाँ पर क्या हुआ, नाइट्रोजन
फिक्सेशन हुआ, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, NH3 में कन्वर्ट हो गया। फिर इसका क्या हो गया, नाइट्रिफिकेशन हुआ, नाइट्रिफिकेशन से किस में बदल गया, नाइट्राइट में बदल गया, NO2 में बदल गया। ठीक, NO2 में से यहाँ पर नाइट्रेट में भी कन्वर्जन हुआ। फिर यहाँ पर ये किस में आ गया, पौधों में इसका असिमिलेशन हुआ, पौधों में अवशोषण हुआ, पौधों को क्या किया, पशुओं ने खाया पौधों को। ठीक, फिर यहाँ पर जब ये दोनों मरे तो इनका क्या हुआ, इनका डिकम्पोजिशन हुआ, और डिकम्पोजिशन होने के बाद यहाँ पर अमोनिया बनी, और बाकी जो नाइट्रेट है वो कहाँ पर पहुंच गया, वापस से डिनाइट्रिफिकेशन से वापस से पहुंच जाएंगे वायुमंडल में। ठीक, नाइट्रोजन जो है वो DNA, RNA, प्रोटीन जैसे हमारे पास जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके निर्माण में मदद करती है, उनके निर्माण में सहायक होती है, पौधों की वृद्धि और पौधों के विकास के लिए सहायक होती है। ठीक है, जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखने और साथ ही साथ जो हमारा एक इकोलॉजिकल सिस्टम है उसके बैलेंस और उसकी स्टेबिलिटी के लिए भी ये जरूरी होता है। फिर हमारे पास आता है फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस साइकिल की अगर बात करें तो फास्फोरस साइकिल भी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें जो फास्फोरस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो चट्टानों, मिट्टी, पानी, पौधों, जानवरों और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में चक्कर लगाते रहते हैं, साइकिल उनका बना रहता है। ये लैंड बेस्ड होता है क्योंकि फास्फोरस जो है वो गैसियस नहीं होता, वो गैस के रूप में वातावरण में नहीं होता, तो ये केवल भूमि पर होता है। ये चट्टानों में पाया जाता है, जब बारिश होती है या जब कटाव होता है तो चट्टानों से ये मिट्टी और पानी में आ जाता है, वहां से इसको पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर जानवरों में पहुंचता है, जानवर इसको खाते हैं, फिर जब ये जीव मरते हैं या एक्सक्रीट करते हैं तो फास्फोरस वापस मिट्टी में आ जाता है, और यही फास्फोरस चक्र जो है वो चलता रहता है। ठीक, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर फास्फोरस में हमारे पास प्रमुख अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर अपरदन जो होता है, अपरदन का मतलब क्या हुआ, वेदरिंग होती है, फास्फेट चट्टानों से धीरे धीरे निकलता है, हवा, बारिश, नदी के पानी के कारण ये बाहर आ रहा है, मिट्टी और जल में घुल जाता है, फिर इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, ये घुल गया, इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब करने के बाद ये पौधों में पहुंच जाता है उनकी जड़ों के द्वारा, फिर इसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक, उपभोक्ता में, और उसके बाद उनकी हड्डियों, दांतों, DNA में वगैरह में पाया जाता है, फिर जब मरते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो फास्फोरस वापस मिट्टी में पहुंच जाता है। ये यहाँ पर हमको इतना फास्फोरस चक्र में ध्यान रखना है। फिर अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है, अगर हम देखें तो हिंदी में इसको बोलते हैं जैव विविधता। जैव विविधता का सीधा सा मतलब होता है कि हमारी पृथ्वी पर जो अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनके अंदर जो डाइवर्सिटी है, उनमें जो विविधता है, उनमें जो विभिन्नता है, उसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। आसान शब्दों में अगर हम लोग बोलें, आसान शब्दों में अगर हम लोग बोलें तो हमारे चारों ओर जितने भी तरीके के जीव जंतु पाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगस वगैरह पाए जाते हैं, वो सब मिलकर एक बायोडायवर्सिटी का निर्माण करते हैं। इसको समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि एक बगीचा है, उस बगीचे में अलग अलग तरीके के पौधे, पेड़ लगे हैं, गुलाब का पेड़ पौधा लगा हुआ है, गेंदा लगा हुआ है, तुलसी लगी हुई है, पलाश का पौधा पेड़ लगा हुआ है। ये एक छोटी सी एक बॉटेनिकल डाइवर्सिटी है क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके के गुलाब, अगर केवल गुलाब के ही पेड़ लगे होते तो क्या कोई विभिन्नता होती, नहीं होती, कोई विविधता होती, नहीं होती, केवल गेंदे के ही या केवल तुलसी के ही लगा दे तो क्या कोई विविधता होती, नहीं होती। तो जितने ज्यादा प्रकार के वहां पर पौधे अलग अलग तरीके के लगे होंगे उतनी ही ज्यादा वहां पर विविधता होगी, और ऐसे ही किसी भी इकोसिस्टम में जितने अलग अलग प्रकार के पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, वह कहा जाता है कि वो वहां पर उतनी ही ज्यादा जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी है। ठीक, जैसे अगर देखें तो जंगल में अगर केवल शेर पाया जाए तो बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी, लेकिन जंगल में शेर भी है, हाथी भी है, हिरण भी है, अलग अलग तरीके के पक्षी भी रहते हैं, ये क्या है, ये उस जंगल की बायोडाइवर्सिटी है। और जब इन सभी को एक साथ अर्थ के लेवल पर, पृथ्वी के लेवल को बोलते हैं तो इस एक बड़ी डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। अब जो वैज्ञानिक है उन्होंने बायोडाइवर्सिटी को समझने के लिए उनको तीन अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है, जिनमें पहली है हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि
आनुवांशिक विविधता, ये एक ही जाति के जीवों में पाई जाती है। जैसे हम इंसानों में सभी होमोसेपियंस हैं, लेकिन हमारे अलग अलग इंसानों का रंग, रूप, कद काठी, खून अलग अलग होता है। किसी का ए पॉजिटिव है, किसी का बी पॉजिटिव है, किसी का ओ पॉजिटिव है, किसी का ओ निगेटिव है। ये क्या है? डायवर्सिटी है। सभी का रूप अलग है, कोई ज्यादा गोरा है, कोई कम गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मीडियम हाइट का है, किसी का बिल्ड एथलेटिक है, किसी का बिल्ड हैवी है, किसी का बिल्ड बहुत ही हल्का है। तो ये क्या है? ये क्या है? डाइवर्सिटी है। तो एक ही प्रजाति के अंदर जो अलग अलग डाइवर्सिटी पाई जाती है उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे आम हो गया, आम की अलग अलग किस्में होती हैं, दशहरी होता है, अल्फांसो होता है, लंगड़ा है, चौसा है। ये क्या है? ये बायोडाइवर्सिटी के, ये जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण ही पॉसिबल होता है। तो ये एक प्रकार की डाइवर्सिटी होगी, इसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। ऐसे ही होती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। एक ही जगह पर, एक पर्टिकुलर जगह पर कितने अलग अलग प्रकार के जानवर जो है वो पाए जाते हैं। जैसे एक जंगल में हमारे पास अगर हम लोग देखें तो अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। शेर है, बाघ है, ठीक है, बंदर है, मेढक है, सांप है, बहुत सारे प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं। ये क्या है? ये वहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी को लेके आ रहे हैं और जंगल को एक स्पीशीज डाइवर्सिटी से भरपूर जगह बना देते हैं। ऐसे ही इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ये सब बायोडाइवर्सिटी के टाइप हैं। ठीक, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब है कि दुनिया में अलग अलग तरीके के जो हैबिटेट्स हैं, जो वातावरण है, जो रहने की जगह है, वो जैसे कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर बर्फ से लदे हुए पहाड़ हैं, कहीं पर घास के बड़े बड़े मैदान हैं, कहीं पर बर्फीले पहाड़ के साथ साथ वहां पर पेड़ पौधे भी हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, झीलें हैं। हर जगह का अपना एक अलग माहौल है। वहां पर रहने वाले जीव जंतु भी उसी माहौल के हिसाब से अलग अलग है। ये क्या है? ये इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, पारिस्थितिकी विविधता है। अब हमारे लिए जैव विविधता की इंपॉर्टेंस क्यों है? तो जैव विविधता जो है वो केवल देखने में अच्छी नहीं लगती, बल्कि हमारे खुद के जीवन और पृथ्वी के संतुलन के लिए भी बहुत जरूरी होती है। जैसे अगर बायोडाइवर्सिटी ना होती तो हमको अलग अलग तरीके के अनाज नहीं मिलते, अलग अलग तरीके के हमको फल नहीं मिलते, ना ही अलग अलग तरीके की सब्जियां मिलती। जो 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 हमारे पास नॉन वेजिटेरियन है उनको अलग अलग प्रकार का जो नॉन वेज है वो नहीं मिलता, है ना। तो ये क्या है? ये क्योंकि बहुत प्रकार के जीव जंतु हैं, बहुत प्रकार के पेड़ पौधे हैं, इसी वजह से ये अलग अलग प्रकार का भोजन हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। दवाइयाँ भी, अगर एक ही तरीके का पेड़ पौधे हमारे पास होते कि दुनिया में केवल आम के ही पेड़ पाए जाते तो वहां पर नीम ना होता, नीम के जो औषधीय गुण है वो हमको ना मिलते हैं, वहां पर तुलसी ना होती, वहां पर हल्दी ना होती, वहां पर दूसरी जड़ी बूटियां ना होती, तो उनके मेडिसिनल बेनिफिट्स हमको ना मिल पाते। ठीक। दूसरी चीज है, हर जीव की इस दुनिया में एक खास भूमिका होती है। अगर एक प्रजाति भी खत्म हो जाती है तो उसका असर जो है वो पूरे एनवायरनमेंट पर पड़ता है। जैसे अभी एक थ्योरी आई थी कुछ सालों पहले, और बड़ी मशहूर थ्योरी है कि अगर दुनिया से मधुमक्खियां खत्म हो जाए तो इंसानों के खत्म होने में लंबा वक्त नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होगा। पॉलिनेशन नहीं होगा तो उपज प्रभावित होगी, और उपज प्रभावित होगी तो क्या होगा? जो फसल है वो प्रभावित हो जाएंगी, फूड की कमी हो जाएगी, और अल्टीमेटली मानव जाति भी खत्म होने के चांस उसके बन जाएंगे। तो एक छोटी सी प्रजाति के खत्म होने से इतना बड़ा डिस्ट्रप्शन हमारे पास आ जाएगा पर्यावरण में। तो प्राकृतिक संतुलन के लिए भी जरूरी है, उद्योगों के लिए, कच्चे माल के लिए भी जरूरी है। ठीक। इसको खतरे किस चीजों से है? जंगल को काटा जा रहा है। जंगलों को काटा जाएगा तो जंगल के जानवर जहां पर बहुत प्रकार के रहते हैं वो कहाँ रहेंगे? प्रदूषण की वजह से बहुत सारे जानवर, अभी हम लोगों ने देखा कि डाक्लोफिनेक का जो दिया जा रहा था जानवरों को, पशुओं को, उनके दर्द निवारण के लिए पेन किलर के रूप में उसने गिद्धों को खत्म करने का काम किया, लगभग खत्म हो गए। ठीक। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन की वजह से मानवीय गतिविधियां, शिकार, अतिक्रमण, शिकार कर करके कितने जानवर हमने खत्म कर डाले। डोडो पक्षी किसका उदाहरण है। ठीक है। अतिक्रमण की वजह से जो दूसरी प्रजातियां आ जाती हैं कहीं पर तो वो वहां की जो इंडिजिनस प्रजातियां हैं उनको खत्म कर देती हैं। ये भी क्या है? जैव विविधता के खतरे हैं। इनके संरक्षण के लिए भी सरकार ने बहुत सारे उपाय करके रखे हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान बनाए, नेशनल पार्क बनाए हैं, जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य बनाए हैं, पेड़ पौधे और जानवरों की प्रजाति को संरक्षित करने का काम किया है। हम लोगों ने अभी देखा था बायो बैंक बनी है, करंजा नायडू जूलॉजिकल जो पार्क है दार्जिलिंग में, वहां पर और भी दो जगह बनाने की बात हो रही है। लोकल कम्युनिटीज को इनके संरक्षण के उपायों में शामिल करना। जैव विविधता अधिनियम 2002 हमारे देश में लागू किया गया, इसीलिए लागू किया गया है। एक स्थायी जीवन शैली और पर्यावरण के कुछ के लिए लोगों को जागरूक करना, ये सब क्या है? ये सब संरक्षण के उपाय हैं जो सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। अब ये जो बायोडायवर्सिटी है,
अगर हम देखें तो क्या है यहाँ पर जो लिखा हुआ, ये कह रहा है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में मौजूद सजीव प्राणियों की विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। ध्यान रखें, सजीव प्राणियों की विविधता को। ठीक, इसमें नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं वो शामिल नहीं होंगे, सजीव प्राणी की विविधता को ही कहा जाता है। और विटेकर जो है, उन्होंने 1972 में इसको 3 कैटेगरीज में बांटा था, अल्फा बीटा और गामा। भी अल्फा बीटा और गामा कैटेगरीज कौन सी है? तो सोचिए, आप एक बड़े जंगल में घूम रहे हैं, एक बड़े जंगल में आप घूम रहे हैं, और इस जंगल में अलग अलग तरीके के इलाके हैं। जैसे यहाँ पर तालाब है, एक घास का मैदान है, एक पेड़ों का झुरमुट है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ों के घने वो है बना हुआ है। अब विटेकर के हिसाब से यहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी है वो इन तीनों लेवल्स पर देखी जा सकती है। अब मान लीजिए कि आप केवल तालाब के पास खड़े हैं, और तालाब के पास खड़े होकर आप वहां पर देख रहे हैं कि उस तालाब में कितने तरीके के जीव हैं। जैसे तालाब के अंदर मछली है, मेढक है, कमल के फूल खिले हुए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े हैं जिनको मछलियां खा रही हैं। तो हम एक तालाब को देख रहे हैं, तो ये उस तालाब की क्या है? ये उस तालाब की अल्फा डायवर्सिटी है। क्या डायवर्सिटी है? अल्फा डायवर्सिटी है। हम क्या देख रहे हैं? केवल एक जगह को देख रहे हैं, और उस एक जगह में कितने प्रकार की प्रजातियां, कितने प्रकार के जीव जंतु पाए जा रहे हैं। तो हम एक जगह के कंटेक्स में देखते हैं कि अगर हम एक तालाब को देख रहे हैं, या एक खेत को देख रहे हैं, या एक बगीचे को देख रहे हैं, और उस तालाब, खेत या बगीचे में पाई जाने वाली कुल प्रजातियों को देख रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? अल्फा डायवर्सिटी बोलते हैं, जब किसी एक जगह को ही देखा जाए। अब आप तालाब को देख लिया आपने, और तालाब से निकल के आप थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहां पर घास का मैदान है। घास के मैदान में आपने देखा कि तालाब में जो जीव थे, जो मछली हैं, मेढक थे, जो तालाब में पाए जाने वाले कीड़े हैं, और जो मैदान में पाए जाने वाले जानवर, जीव, कीड़े हैं, वो अलग है। तितली पाई जा रही है, टिड्डे पाए जा रहे हैं, घास पाई जा रही है, कहाँ पर? मैदान में। और तालाब में क्या था? तालाब में मछलियां पाई जा रही हैं, मेढक पाई जा रही हैं। अब यहाँ पर दो अलग अलग जगहों को आपने देखा और आपने इनको कंपेयर किया। तो जब आप इन दोनों जगहों को कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों ही जगहों में पाए जाने वाले जीवों में आपको अंतर देखने को मिला। ये क्या है? ये है बीटा डायवर्सिटी। तो ये बीटा डायवर्सिटी क्या होती है? जब हम एक जगह से दूसरी जगह को कंपेयर करते हैं, तो दोनों ही जगहों की जो प्रजातियां, स्पीशीज और जो जानवर हैं, जो जीव हैं, उनमें हमको अंतर देखने को मिलता है। ये जो अंतर जो दो जगहों को देखने पर आपको समझ में आता है, इसी को बोलते हैं बीटा डायवर्सिटी। फिर आती है गामा डायवर्सिटी। गामा डायवर्सिटी क्या होती है? गामा डायवर्सिटी में एक बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाने वाली टोटल डायवर्सिटी को देखा जाता है। तो अगर आप पूरे जंगल को देखें, उस जंगल में आपका तालाब भी शामिल हो गया, उस जंगल में आपका वो घास का मैदान भी शामिल हो गया, उस जंगल में आपको पेड़ों का जो ग्रुप है, वो झुरमुट है, वो भी शामिल हो गया। और उस पूरे जियोग्राफिकल एरिया में पाई जाने वाली सभी स्पीशीज को, सभी प्रजातियों को एक साथ जब आप देखते हैं, तो इसको उस पूरी जियोग्राफिकल एरिया की गामा डायवर्सिटी बोला जाता है। तो जब हम एक बहुत बड़े लैंडस्केप में पाई जाने वाली कुल जैव विविधता को देखते हैं, तो उसको बोलते हैं गामा डायवर्सिटी। जो गामा डायवर्सिटी है वो अल्फा और बीटा दोनों डायवर्सिटीज को मिलाकर बनती है। तो अल्फा डायवर्सिटी क्या है? किसी एक जगह की। बीटा क्या है? दो जगहों का कंपैरिजन। और गामा जो है वो एक बड़ा लैंडस्केप, जहां पर हम दोनों को, अल्फा बीटा को मिलाकर देखते हैं, वो हमारे पास हो जाती है गामा डायवर्सिटी। ठीक। अब अगला जो पॉइंट है, बायोडायवर्सिटी कहाँ पर ज्यादा पाई जाती है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए, तो जो उष्ण कटिबंधीय यानी कि जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में चाहे वो हमारे पास स्थली यानी कि टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो जली यानी कि हमारी जो मराइन बायोडाइवर मराइन हो, जहाँ पर प्रवाल भित्ति यानी कोरल एरियाज, वेटलैंड्स वगैरह जो है, वो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से अत्यंत प्रॉस्परस, रिच माने जाते हैं। तो बेसिकली क्या देखा हम लोगों ने? जो उष्ण कटिबंधीय एरियाज होते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, वो ट्रॉपिकल एरिया चाहे टेरेस्ट्रियल ट्रॉपिकल एरियाज हो, चाहे मराइन ट्रॉपिकल एरियाज हो, इसके अलावा जो कोरल रीफ्स होती हैं, प्रवाल भित्तियां होती हैं, और जो वेटलैंड्स होती हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी जो है वो पाई जाती है। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, जो ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, उनको जैव विविधता का भंडार बोला जाता है, और इन वनों में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ अगर देखा जाए तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जैसे अमेजन का रेन फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, ये दुनिया के केवल 5% भूभाग पर ही पाए जाते हैं, जोग्राफिकल एरिया में ही पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दुनिया की लगभग 50%
जंतु और वनस्पति प्रजातियां जो पाई हैं वो पाई जाती हैं। और इसीलिए इनको बोला जाता है बायोडायवर्सिटी का भंडार बोला जाता है। और जो कोरल रीफ्स हैं वो समुद्र के अंदर होती हैं, और कोरल रीफ्स में भी क्या है, बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। तो इन इसलिए कहा जाता है कि समुद्र के वर्षावन है या समुद्र की जैव विविधता का भंडार है कोरल रीफ्स, इसीलिए कोरल रीफ्स को हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बेसिकली अगर हम लोग देखें, ट्रॉपिकल एरियाज हैं वो क्या होते हैं, तो ट्रॉपिकल एरियाज वो हिस्से होते हैं धरती के जो इक्वेटर के पास होते हैं, जैसे अमेजोन के या कॉन्गो के जो जंगल हैं। ठीक है, अमेजन के या कॉन्गो के जो जंगल हैं। ठीक है। ये बेसिकली यहाँ इतनी ज्यादा बायोडायवर्सिटी होने के कई सारे कारण हैं। क्यों? क्योंकि साल भर यहाँ पर बढ़िया मौसम रहता है, तेज धूप निकलती है, खूब बारिश होती है, इस वजह से मौसम जो है वो गर्म और ह्यूमिड रहता है, नम रहता है। और क्योंकि यहाँ पर धूप और पानी की कोई कमी नहीं होती, तो पेड़ पौधे खूब फलते फूलते हैं यहाँ पर। और जब पौधे ज्यादा होंगे तो खाने वाले जो शाकाहारी जानवर होंगे वो भी ज्यादा होंगे, और जब शाकाहारी जानवर ज्यादा होंगे तो उनको खाने वाले मांसाहारी जानवर भी वहां पर ज्यादा होंगे। इस तरीके से एक बहुत बड़ी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो फूड चेन है वो वहां पर बन जाती है। यहाँ पर स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि पूरे साल लगभग एक जैसा मौसम होता है, उतार चढ़ाव नहीं होता, बर्फीली सर्दी नहीं होती, पूरे साल ह्यूमिड और वार्म क्लाइमेट जो है वो बना रहता है। इसलिए यहाँ पर जो जीव होते हैं उनको एक ही जैसा मौसम पूरे साल मिलता है, तो उनको मौसमों के बदलावों का और मुश्किल हालातों का सामना नहीं करना पड़ता, और वो आराम से अपनी जो संख्या है उसको बढ़ाते रहते हैं। सरल शब्दों में अगर बोला जाए तो ये जो जगह होती है ये लाइफ के पनपने के लिए, जीवन के पनपने के लिए एक आइडियल जगह होती है, सबसे बढ़िया होती है। यहाँ पर भोजन है, यहाँ पर पानी है, और यहाँ पर रहने की जगह की भी कोई कमी नहीं है। इसके एग्जाम्पल क्या है? अमेजन रेन फॉरेस्ट है, हमारे इंडिया के जो वेस्टर्न घाट्स हैं और जो सुंदरबन है वो भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। हालांकि वो ट्रॉपिक के रीजन में नहीं है, फिर भी ऐसी ही परिस्थितियां वहां पर पाई जाती हैं। फिर आते हैं हमारे पास कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स को हमने कहा कि समुद्र का वर्षावन कहा जाता है, समुद्र का रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। ये पानी के नीचे बसे एक शहरों की तरह होते हैं। कोरल रीफ जो है वो बेसिकली कोरल नाम के छोटे छोटे जो समुद्री जीव होते हैं वो लाखों की संख्या में मिलकर एक बहुत बड़ा ढांचा बनाते हैं, कैल्शियम से बना हुआ, जिसमें बहुत सारी दरारें होती हैं। तो ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, जो गुफाओं के रूप में हमारे सामने हो जाती हैं, और छिपने की एक आइडियल जगह यहाँ पर जीवों के लिए हो जाती है। तो इससे जो होता है वो बहुत सारी मछलियों को, केकड़ों को, क्रैब्स को, झींगों को, प्रॉन्स को, और जो दूसरे समुद्री जीव हैं उनके लिए घर के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। शिकारियों से बचने के लिए भी एक सेफ जगह के रूप में ये कोरल रीफ्स उनके लिए काम करती है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पौधे, बहुत सारे जो शैवाल एल्गी है वो भी यहाँ पर खूब उगती है, जो कई सारे जीवों के भोजन के रूप में काम आती है। तो अगर हम देखें तो जो कोरल रीफ्स में छोटी छोटी जगहें, दरारें वगैरह या गुफाएं या छेद बने हुए हैं, वो एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग की तरह काम करते हैं। और हर छेद, हर दरार, हर गुफा वहां पर एक फ्लैट के रूप में काम करती है, जहाँ पर कोई ना कोई जीव बसा रहता है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा इन जीवों की चहल पहल रहती है, और इस वजह से बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी भी यहाँ पर पाई जाती है। एग्जाम्पल क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के किनार तट पर है, पूर्वी तट पर है। लक्षद्वीप में हमारे यहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार हमारा है वहां पर भी ये पाई जाती हैं, और जहां पर भी कोरल रीफ्स पाई जाएंगी वहां पर यही सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड, और हम जानते हैं रामसर कन्वेंशन में आर्द्र भूमियों की सुरक्षा की बात भी की गई है। ठीक। ये जो वेटलैंड है बेसिकली क्या है? जमीन और पानी का मिलन का स्थल है, वो जगह है जहाँ पर जमीन और पानी आपस में मिल रहे हैं, जैसे दलदल हो गया, कोई तालाब हो गया, किसी झील का किनारा हो गया, नदियों का डेल्टा हो गया, ऐसे हमारा सुंदरबन है। ठीक। अब क्योंकि यहाँ पर पानी और जमीन मिल रही है तो ये दो अलग अलग दुनियाओं का एक कन्फ्लुएंस हो जाता है। यहाँ पर जमीन पे रहने वाले और पानी में रहने वाले दोनों तरीके के जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर मछलियां भी पाई जाएंगी, मेढक भी पाए जाएंगे। ये कई सारे कीड़ों के अंडे देने की और उनके बच्चों के पलने और उनके बढ़ने के लिए बहुत सेफ जगह होती है। बहुत सारे माइग्रेंट जो बर्ड्स होती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, वो भी यहाँ पर आती हैं अपने खाने के लिए, आराम के लिए, जलवायु बदलने के लिए आती हैं। नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी यहाँ पर जमा होती है, इससे जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाती है, और खास तरीके के, अलग तरीके के पौधे भी यहाँ पर उगते हैं, जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट। और ये भी बहुत सारे जीवों को जो है वो सहारा देते हैं। ठीक। तो हमारे देश में अगर देखें तो सुंदरबन डेल्टा है, केवला देव है जो भरतपुर में है, चिल्का झील है, ये ऐसी जगहें हैं, वेटलैंड्स हैं, और भी बहुत सारी वेटलैंड्स हैं जिनकी लिस्टिंग अभी आपको देखने को मिलेगी, वो यहाँ पर
है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है। फिर हमारा सामुदायिक अंतःक्रिया यानी कि कम्युनिटी इंटरैक्शन। कम्युनिटी इंटरैक्शन बेसिकली क्या होता है, बहुत सरल भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो समझ लेते हैं, मान लीजिए कि एक जंगल है या एक तालाब है, ठीक। अब मान लीजिए कि एक जंगल है, उस जंगल में अलग अलग तरीके के जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, इनका जो ग्रुप है, इसको क्या बोला जाता है, समुदाय बोला जाता है। एक जंगल में जितने भी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, वो सब किसमें हैं, वो सब समुदाय में आते हैं, ठीक है। तो इस जंगल में जो अलग अलग तरीके के जो पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, इनको कंबाइंडली क्या बोला जाता है, इनको कंबाइंडली बोला जाता है समुदाय या कम्युनिटी बोला जाता है। ये तो हो गया कम्युनिटी। अब बात होता है दूसरा शब्द जो लिखा है इंटरैक्शन यानी कि अंतःक्रिया। ये क्या होती है, इसका मतलब होता है कि हम देखें तो अगर उस कम्युनिटी में रहने वाले जितने भी जीव हैं, वो एक दूसरे के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं, कैसे वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और कैसे एक दूसरे के जीवन को प्रभावित करते हैं, उसको बोला जाता है उनका इंटरेक्शन। तो ये किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और कैसे एक दूसरे के जीवन को प्रभावित करते हैं, उसको बोला जाता है इंटरैक्शन। तो कम्युनिटी क्या हो गया और इंटरैक्शन क्या हो गया, ये समझ लिया। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एक गांव है, उस गांव में जो लोग हैं वो सब एक कम्युनिटी है ना। अब उसमें किसान भी हैं, कुछ डॉक्टर भी हैं, दुकानदार भी हैं, टीचर्स भी हैं, ये सब, इनको अलग अलग प्रजातियां मान लो। किसान क्या करता है, किसान अनाज उगाता है, इस अनाज को डॉक्टर और दुकानदार खरीदते हैं, ये क्या है, ये एक इंटरेक्शन है। जब कोई बीमार पड़ता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका इलाज करता है, ये भी क्या है, एक इंटरेक्शन है, एक अंतःक्रिया है। हो सकता है दो दुकानदारों में किसी एक ग्राहक के लिए होड़ मची हो, अलग अलग अगर अगल बगल उनकी दुकानें हो और कोई ग्राहक आया है तो वो किसकी दुकान में आ गया, इसके लिए होड़ मची, हम देखते हैं अक्सर ऐसा होता है। ये भी क्या है, ये एक इंटरेक्शन है, ये भी एक इंटरेक्शन है। इसी तरीके से जो जंगल है, उस जंगल में जो जीव है वो भी एक दूसरे के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, और इसी व्यवहार को सामुदायिक अंतःक्रिया यानी कि कम्युनिटी इंटरेक्शन बोला जाता है। अब जो जैविक समुदाय है उसके बीच में जो परस्पर आदान प्रदान के संबंधों को सामुदायिक अंतःक्रिया कहते हैं। तो टेक्निकल भाषा, आसान भाषा मैंने आपको समझा दिया है। ये जो क्रियाएं हैं, ये एक जाति के लिए या दोनों जातियों के लिए फायदेमंद भी हो सकती हैं, नुकसानदायक भी हो सकती हैं, या ऐसी भी हो सकती हैं कि किसी के ऊपर कोई फर्क ही ना पड़े, ठीक। जो फायदेमंद क्रिया होती है उसको लाभ धनात्मक यानी कि पॉजिटिव बोला जाता है, और जो नुकसानदायक है वो कैसी है, वो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव अंतःक्रिया कहलाई जाती है। हो सकता है एक ही अंतःक्रिया जो है किसी एक के लिए फायदेमंद हो लेकिन दूसरे के लिए कैसी हो जाए, नुकसान है। अगर शेर जो है वो हिरन को खा रहा है तो ये इंटरेक्शन, लेकिन वो शेर के लिए क्या है, फायदेमंद यानी कि धनात्मक है, लेकिन हिरन के लिए क्या है, नुकसानदायक है यानी कि ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक। धनात्मक अंतःक्रिया के अंतर्गत क्या आता है, धनात्मक अंतःक्रिया के अंतर्गत आता है हमारे पास सहोपकारिता। सहोपकारिता को ही सहजीविता या म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। सहभोजिता यानी कि कमेंसलिज्म, ये आते हैं। वहीं जो ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव इंटरेक्शन, उसमें हमारे पास स्पर्धा यानी कि कंपटीशन आता है। परजीविता यानी कि हमारा जो पैरासिटिज्म होता है वो आता है, और परभक्षण यानी कि जो दूसरे को खा लेना, ठीक है, प्रिडेशन, वो हमारा आता था। शेर वाला मैंने एग्जांपल दिया। अब एक एक करके इनको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पर्धा की। सबसे पहले बात करेंगे स्पर्धा की यानी कि कंपटीशन की, ठीक। स्पर्धा यानी कि कंपटीशन क्या होती है, तो स्पर्धा का मतलब हो गया जब एक ही चीज के लिए, समझ लीजिए कि आप पैदल जा रहे हैं कहीं पर, किसी दूसरे शहर में गए और आपके पास अपना कोई साधन उस समय नहीं है, तो आप कहीं पर जा रहे हैं, तो टैक्सी के लिए आप गए, तो किसी चौराहे पर दो टैक्सी वाले खड़े हैं, तो उनके बीच में होड़ मच जाएगी कि आप उनकी टैक्सी में बैठे, एक आपको पकड़ के खींचेगा, दूसरा भी आपको पकड़ के खींचेगा, ये क्या है, ये कंपटीशन है। तो जब एक ही चीज के लिए लड़ाई हो, जब दो या दो से ज्यादा जीवों को एक ही चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया, रहने की जगह हो गई, धूप हो गई, तो उनके बीच में होड़ मच जाती है। इसमें दोनों का नुकसान होता है, क्योंकि लड़ाई में उनकी ऊर्जा है जो है वो खर्च हो रही है। जैसे एक जंगल में एक ही हिरण के लिए दो बाघ आपस में लड़ गए, ये क्या है, कंपटीशन है। धूप पाने के लिए दो पेड़ अगल बगल हैं, लेकिन दोनों को धूप चाहिए, तो पेड़ों का एक दूसरे से ऊंचा बढ़ने की कोशिश करना, ये भी क्या है,
ये भी कंपटीशन है। जब एक ही चीज के लिए होड़ मचती है तो उसको कंपटीशन बोला जाता है। स्पर्धा उस समय शुरू होती है जब निकट रूप से संबंधित जातियां, कभी कभी असंबंधित जातियां भी सीमित संसाधनों के लिए compete करती हैं। compete करने के लिए संसाधनों का सीमित होना आवश्यक है। अगर हिरन एक ही है तभी तो बाघ लड़ेंगे उसके लिए। अगर हिरन वहां पर पूरा झुंड खड़ा हुआ है तो बाघों को लड़ने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक। ये इसके एग्जाम्पल देख के रखे गए, लेकिन बाघ और हिरन वाला ज्यादा आसान एग्जाम्पल है, वो आप समझ गए। गौसे के स्पर्धी अपवर्जन नियम। गौसे का ये नियम है एक, जिसमें ये कहा जाता है कि एक ही तरीके के रिसोर्सेज के लिए जब दो स्पीशीज आपस में स्पर्धा करती हैं तो उनमें से एक की जीत होगी और एक की हार होगी। जो जीतेगा वो आगे बढ़ जाएगा और जो हारेगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो घटिया होगा, जो कमजोर होगा, वो अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा, और जो जीत के आगे बढ़ जाएगा, जो मजबूत होगा कंपिटिटिवली, वो आगे बढ़ेगा, उसकी जीत होगी। इसी को बोलते हैं डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या योग्यतम की उत्तरजीविता का नियम। ठीक। फिर आता है हमारे पास सहभोजिता यानी कमेंसलिज्म। जो कमेंसलिज्म है वो बेसिकली क्या है? कमेंसलिज्म हमारे पास अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक का फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा। ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कमेंसलिज्म। इस रिश्ते में एक जीव को तो फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे जीव को ना तो कोई फायदा होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। जैसे आम का एक पेड़ है, उस आम के पेड़ पर एक ऑर्किड का पौधा उग गया। कि ऑर्किड का पौधा जो है वो आम से कोई भी पोषण नहीं ले रहा है, ये पोषण हवा से ले रहा है। आम के पेड़ के ऊपर जो भी चीजें इकट्ठा हो गई हैं उनसे ले रहा है, आम से नहीं चूस रहा है। कुछ जैसे अमरबेल चूसती है, वो नहीं चूस रहा है। ये केवल आम का पेड़ ऑर्किड को रहने के लिए सहारा दे रहा है। तो ऑर्किड को तो फायदा मिल रहा है लेकिन आम के पेड़ को इससे कोई भी फायदा देखने को नहीं मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं कमेंसलिज्म यानी कि सहोकारिता। ठीक। फिर आता है हम सॉरी सहभोजिता, कमेंसलिज्म इसको बोलते हैं। फिर आता है हमारे पास सहोपकारिता यानी कि म्यूचुअलिज्म, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। जो म्यूचुअलिज्म है या सहोपकारिता है उसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर दो जो है वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा मिलता है। जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर आप गांव वगैरह जाते हैं तो गांव में भैंस घूम रही है और भैंस के ऊपर एक बगुला बैठ गया है। वो बगुला क्या है? वो भैंस की खाल से कीड़े निकाल के खा रहा है। इससे क्या हो रहा है? इससे भैंस की सफाई हो रही है, उसके शरीर से कीड़े निकाले जा रहे हैं, और बगुले को क्या मिल रहा है? खाना मिल रहा है। तो ये दोनों का फायदा हो रहा है। इसको म्यूचुअलिज्म यानी कि सहजीविता बोला जाता है। ऐसे आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा या अगर रियल लाइफ में भी देखा होगा कि जो मगरमच्छ है वो मुंह खोल के बैठा हुआ है क्योंकि उसके दांतों में जो भी जीव उसने खाए हैं उनका जो मांस है वो फंस गया है। अगर वो नहीं निकाला जाएगा तो वो सड़न पैदा करेगा और समय के साथ उसको नुकसान होगा। तो वहां पर वो मुंह खोल के बैठा हुआ है और एक खास प्रकार की चिड़िया वहां पर आती है। वो चिड़िया उसके खुले हुए मुंह के अंदर चली जाती है और खुले हुए मुंह के अंदर जाने के बाद वो वहां से वो जो मांस फंसा हुआ है उसके दांतों के बीच में उसको निकाल निकाल के खा रही है। अब यहाँ पर देखिए वो जो जो मगरमच्छ है वो मगरमच्छ एक कार्निवोरस है, लेकिन उसको पता है कि जो चिड़िया आई है ये हमारा ही फायदा करवा रही है। वो उसको नहीं खाता, वो मुंह खोल के ऐसे ही बैठा रहता है। अगर कोई और जीव आएगा तो वो खा के निकल जाएगा, लेकिन उस चिड़िया को वो नहीं खाता क्योंकि उसको पता है कि इससे हम दोनों का फायदा है। चिड़िया को भी खाना मिल रहा है और हमारे दांतों की भी क्या हो रही है? सफाई हो रही है। ये क्या है? ये म्यूचुअलिज्म है, ये सहजीविता है। यही फूल और तितली का भी ऐसा ही रिश्ता है। तितली को फूलों से रस मिलता है और फूलों का क्या वहां पर पॉलिनेशन हो जाता है, परागण हो जाता है। इससे दोनों जातियों को लाभ होता है। लाइकिन भी इसका जो है वो एक उदाहरण है। माइकोराइजिया भी है यहाँ पर इसका उदाहरण। ठीक। तो ये जो है ये म्यूचुअलिज्म हमारा होता है। फिर आता है हमारे पास पैरासाइटिज्म यानी कि परजीविता। पैरासाइटिज्म यानी कि परजीविता। परजीवी क्या होते हैं? परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों का से आहार ग्रहण करते हैं। ठीक। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, पैरासाइटिज्म को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक साथ रहकर नुकसान पहुंचाया जाए, यानी कि एक जीव दूसरे जीव के शरीर
के ऊपर रहता है या उसके अंदर रहता है, और उससे अपना भोजन जो है वो लेता है। और इससे जो होस्ट है, जिसके शरीर पर या जिसके शरीर के अंदर रहा जा रहा है, उसको धीरे धीरे नुकसान होता है। इसको पैरासाइटिज्म बोलते हैं। जैसे सिर पर जूं हो जाना, अमरबेल का पेड़ पर लिपट कर उससे पोषण लेते रहना, इसको क्या बोलते हैं? इसको पैरासिटिज्म बोलते हैं। ठीक। जो होस्ट होते हैं वो अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, और जो पैरासाइट होते हैं वो छोटे होते हैं। जनरली कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकती है, प्रोटोजोआ हो सकता है, कोई कृमि हो सकता है, एंथ्रोपोड टाइप के जो जीव हो सकते हैं वो हो सकते हैं। यहाँ पर जो परजीवी हैं वो परपोषी, परपोषी कौन? जो होस्ट है, जिसके शरीर पर है, जिसके शरीर के अंदर रहा जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। उसकी जो उत्तरजीविता है, यानी कि जीवित रहने की उसकी जो वो है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। उसके ग्रोथ को, उसके रिप्रोडक्शन को कम करते हैं। इसको ये बोला जाता है परजीविता है। दो तरीके से मतलब ये बेसिकली कई तरीके के हो सकते हैं। एक होता है हमारे पास एक्सो पैरासाइट, यानी कि बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी वो होते हैं जो शरीर के बाहर रहते हैं। ठीक, जैसे मानवों और जानवरों पर जूं और जो टिक है, वही पौधों में जो कस्कुटा यानी कि अमरबेल है, वो बाह्य परजीवी का उदाहरण है। एंडोपैरासाइट जो शरीर के अंदर रहते हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, टेप वर्म जैसे जो जीव हैं, कृमि हैं, वो हो गए। अंड परजीविता, ये बेसिकली पक्षियों में पाई जाती है, जहां पर एक पक्षी दूसरे पक्षी के घोंसले में जाके अपने अंडे दे देता है और उससे अपने बच्चों का पालन पोषण करवाता है, जैसे कौवा और कोयल। ठीक है। इसमें जो कोयल है, जो कुकू बर्ड है, वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है, और कौवा जो है वो उनके अंडों को सेता है और उनसे बच्चों को जन्म देता है। ऐसे ही माँ के पेट में, माँ के गर्भ में जो बच्चा है, जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, ये भी पैरासाइट का उदाहरण है, ये भी परजीवता का उदाहरण है। ठीक है। तो थोड़ी सी लंबी हो गई क्लास, इसको हम लोग इतना रखते हैं, और बाकी हम लोग अगली क्लास में इसको कवर करते हैं।